हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू स्कूल जी, इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन स्कूल। मेरा नाम है अमृत कौर पिल्लानिया। हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर 3। ठीक है, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ एडोल्फ हिटलर इन यूरोप, ये सारे टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। द इफेक्ट्स ऑफ द वॉर, कौन सी वॉर की बात हो रही है? वर्ल्ड वॉर 1 की बात हो रही है। यहाँ पर क्या क्या इफेक्ट होते हैं उसके पूरे यूरोप के ऊपर, वो स्टडी करते हैं। The war had a devastating impact on the entire continent। पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट पर बहुत ही इसका बुरा असर होता है वॉर का, साइकोलॉजिकली भी और फाइनेंशियली भी। ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट था यूरोप जो लोगों को लोन देता था, लेकिन अब ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट बन गया था जिसको लोन लेने पड़ रहे थे, क्योंकि इनका इतना ज्यादा फाइनेंशियल लॉस हो गया था। वॉर में पैसा तो लगता ही है ना। फ्रॉम अ कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर्स, यूरोप टर्न्ड इनटू ए कॉन्टिनेंट ऑफ डेप्टर्स। क्रेडिटर और डेप्टर क्या होते हैं भैया? क्रेडिटर जो होते हैं वो लोन्स देते हैं, दे गिव लोन्स, ठीक है। और डेप्टर्स वो होते हैं जो कि लोन्स लेते हैं। यहीं पे लिख लो आप, डेप्टर्स, दे टेक लोन्स। ओके। अनफॉर्चुनेटली द इन्फेंट Weimar Republic was being made to pay for the sins of an old empire। इन्फेंट वर्ड यहाँ पे क्यों यूज किया गया है? इन्फेंट का लिटरली मतलब होता है कोई छोटा बच्चा। अब वीमर रिपब्लिक को बच्चा इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि वीमर रिपब्लिक 1918 के बाद ही बनी है, उससे पहले वीमर रिपब्लिक नहीं थी। तो वीमर रिपब्लिक एक्सपीरियंस वाइज भी और वैसे भी एज वाइज भी बहुत छोटी थी एज कंपेयर टू द ओल्ड एम्पायर। वहां पे अब वीमर रिपब्लिक को ऐसे गुनाहों के लिए पे करने पर मजबूर किया जा रहा था जो वीमर रिपब्लिक के अंडर हुए नहीं थे। वीमर रिपब्लिक को एक ओल्ड एम्पायर यानी एक पुराने राजा के अंडर जो क्राइम्स हुए थे जर्मनी के द्वारा, उनके लिए पे करने पर मजबूर किया जा रहा था। The Republic carried the burden of war guilt and national humiliation and was financially crippled by being forced to pay compensation। जो ये रिपब्लिक थी, वीमर रिपब्लिक, इसको वॉर गिल्ट का जो बर्डन था वो भी कैरी करना पड़ रहा था। इंटरनेशनल लेवल पे जर्मनी को ह्यूमिलिएशन झेलना पड़ता था। इसके अलावा जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थी यूरोप की, वो भी डगमगा रही थी, क्योंकि इनको इतना ज्यादा जो है कॉम्पनसेशन के तौर पे पैसे बाहर भेजने पड़ रहे थे। Those who supported the Weimar Republic, mainly socialists, Catholics, and Democrats, became easy targets of attack in the conservative nationalist circles। जो मेन नेशनलिस्ट थे यानी कि जो राष्ट्रवाद में विश्वास रखते थे जर्मन्स, वो वीमर रिपब्लिक को एक अच्छी तरह से नहीं देखते थे। उनको वीमर रिपब्लिक अच्छा नहीं लगता था। और वो व्यक्ति जो वीमर रिपब्लिक को सपोर्ट करते थे, जैसे कि कैथोलिक्स हो गए, डेमोक्रेट्स हो गए, सोशलिस्ट हो गए, उनको नेशनलिस्ट्स के द्वारा एक तरीके से क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ता था डेली लाइफ में। ठीक है, ये जो लोग थे जो वीमर रिपब्लिक को सपोर्ट करते थे, इनका मजाक उड़ाया जाता था और इनको नवंबर क्रिमिनल्स कहा जाता था। क्यों नवंबर क्रिमिनल क्यों कहा जाता था भाई इनको? क्योंकि 1918 के नवंबर में जर्मनी ने सरेंडर किया था और उसके बाद ही वीमर रिपब्लिक बनी थी, और उसी टाइम पे जर्मनी को बहुत ही अनफेयर टर्म्स एंड कंडीशंस पर अग्री करने को मजबूर किया गया था। ये जो लोगों की सोच थी, ये जो माइंडसेट था, इसका बहुत ही बैड इम्पैक्ट होने वाला है फ्यूचर में, 1930s में एंड 1920s में। वो देखेंगे। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेफ्ट अ डीप इम्प्रिंट ऑन द यूरोपियन सोसाइटी एंड पॉलिटी। सोल्जर्स केम टू बी प्लेस्ड अबव सिविलियंस। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में नेशनलिस्ट भावनाएं इतनी ज्यादा जागी हुई थी जर्मनी में कि जर्मनी में जो सोल्जर्स थे, जो कि सैनिक थे जर्मनी के, उनको सिविलियंस से एक ऊंचा दर्जा दिया जाता था। Politicians and publicists laid great stress on the need for men to be aggressive, strong and masculine। जो पॉलिटिशियंस थे या फिर जो लोग थे जो राष्ट्रवाद में विश्वास रखते थे, वो बहुत ज्यादा एम्फोसाइज करते थे इस चीज पर कि जो लड़के होते हैं जिनको आर्मी में जाना होता है, उनको बहुत ही अग्रेसिव होना चाहिए, ठीक है, उनको बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, उनको बहुत ही मस्कुलिन यानी आदमियों जैसा मर्दाना होना चाहिए। द मीडिया ग्लोरिफाइड ट्रेंच लाइफ। जो मीडिया थी उसने वॉर के टाइम पे जो सैनिकों के जीवन होता है उसको बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई किया। हालांकि जो ट्रेंच लाइफ थी यानी वॉर के टाइम पे जो सैनिकों का जीवन था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता था। The truth, however, was that the soldiers lived miserable life in these trenches, trapped within rats feeding on corpses। ऐसे ऐसे ट्रेंचेस में यानी अंडरग्राउंड क्या होता है कि जिस तरीके से मान लीजिए कि ये एक प्लेन ग्राउंड है,
यहाँ पे ये वाली जो आर्मी है, दोनों साइड से आर्मीज लड़ने को आ रही हैं, इस साइड से और इस साइड से भी। सो दोनों आर्मीज यहाँ पे अंडरग्राउंड 4-4, 5-5 फुट के गड्ढे खोद लेंगे, बहुत चौड़े चौड़े पाइप नाले टाइप खोद लेंगे और वहीं पे पड़े रहते थे ये लोग, और यहाँ पे ये लेटे लेटे फायर करते रहते थे, यहाँ पे इस साइड से ये लोग फायर करते रहते थे। इसको कहते हैं ट्रेंचेस, ये जो जगह होगी इनको ट्रेंचेस कहते हैं। अब यहीं पे ये लोग महीनों तक पड़े रहते हैं, इनको कुछ खाने का मिले ना मिले, आराम से भूखे पड़े रहते हैं, भूखे प्यासे गोलियां चलाते रहते हैं यहाँ से, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को इस साइड वाले को गोली लग जाती है तो वो गोली लगने के बाद वहीं पड़ा रहता है, उसको इसी ट्रेंच में पड़े पड़े चूहे खाते रहते हैं। और ऐसी लाइफ तो उस टाइम की जर्मन मीडिया ग्लोरीफाई कर रही थी, उसको मतलब अच्छा दिखाने का प्रयास कर रही थी, जनता का ब्रेन वॉश कर रही थी कि यही अच्छा जीवन है। They faced poisonous gas and enemy shellings and witnessed their ranks reduce rapidly। बस वॉर के बारे में बताया गया है, क्या होगा वॉर में, जहरीली गैसेस फेंकी जाएंगी, शरीर खत्म हो जाएगा, मर जाएंगे, चूहे खा लेंगे शरीर को, ठीक है। Aggressive war propaganda and national honor occupied center stage in the public sphere। यानी कि कहने का मतलब है कि डेली लाइफ में वॉर को ज्यादा ग्लोरीफाई किया जाने लगा, अग्रेसिव बिहेवियर को बहुत ज्यादा अच्छा दिखाया जाने लगा। While popular support grew for conservative dictatorship, हालांकि जनता जो है ये कंजर्वेटिव्स को बहुत सपोर्ट कर रही थी, मैंने अभी आपको बताया क्यों कर रही थी, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगा था उनकी जो बेइज्जती हुई थी इंटरनेशनल लेवल पे अभी 1918 में। डेमोक्रेसी वॉज इंडीड अ यंग एंड फ्रेजाइल आइडिया which could not survive the instability of interwar Europe। डेमोक्रेसी अब नई नई स्थापित तो कर ली थी इन्होंने यहाँ पे जर्मनी में, पर क्या जर्मनी डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार था? ऑफ कोर्स नॉट। डेमोक्रेसी इस टाइम पे बहुत फ्रेजाइल थी। फ्रेजाइल का मतलब बहुत ही आराम से कोई चीज अगर टूट सकती है उसे फ्रेजाइल कहा जाता है, जैसे कि ग्लास को फ्रेजाइल कहा जाता है। डेमोक्रेसी को यहाँ पर फ्रेजाइल इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ के जो जर्मन के लोग थे, इनकी जो सोच थी, इनकी सोच में इनको लगा था कि इनके साथ बहुत गलत हुआ है। हालांकि इन्होंने मतलब की एक वॉर छेड़ दी थी, उस वॉर में दोनों तरफ से इतना नुकसान हुआ, एंड ऑफ कोर्स अगर ये वॉर हारे हैं तो इन्हें कॉम्पेंसेशन पे करना पड़ेगा। बट स्टिल जर्मनी एक तरीके से मानता था कि दुनिया ने उनके साथ बहुत गलत किया है, ठीक है। अब पॉलिटिकल रेडिकलिज्म और इकोनॉमिक क्राइसिस की बात कर लेते हैं। बस बेसिकली ये बताया गया है यहाँ पर कि जैसे ही वीमर रिपब्लिक यहाँ पे जर्मनी में बनती है, वैसे ही यहाँ पे काफी मतलब रेवोल्यूशनरी आइडियाज उभरने लगते हैं। स्पार्टसिस्ट लीग की स्थापना हो जाती है, उसी तरीके से जैसे कि रशिया में हमने पढ़ा था बोल्शेविक्स की स्थापना हुई थी, और कैसे उन्होंने रशिया में रेवोल्यूशन किया था, ऐसे ही जर्मनी में भी एक रेवोल्यूशन की हमें हिंट दिखाई देने लग जाता है। सोवियट्स ऑफ वर्कर्स एंड सेलर्स वर एस्टैब्लिश्ड, यानी कि ग्रुप्स स्थापित किए जाने लगे वर्कर्स के और सेलर्स के, ठीक है। द पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर इन बर्लिन वाज चार्ज्ड विद डिमांड्स फॉर सोवियत स्टाइल गवर्नेंस। उस टाइम पे यूएसएसआर बन चुका था, सोवियत संघ बन चुका था, और वहां पे बोल्शेविक्स का रूल था। अब जर्मनी में भी डिमांड्स उठने लगी कि क्यों ना हम डेमोक्रेसी हटाकर सोशलिज्म जर्मनी में अडॉप्ट करें। Those opposed to this, such as the socialists, Democrats and Catholics, met in Weimar to give shape to the Democratic Republic। लेकिन फिर भी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की स्थापना होती है जर्मनी में, क्योंकि बहुत सारे जो पावरफुल लोग थे वो मानते थे कि रशिया में जो हो रहा है वो जर्मनी में नहीं होना चाहिए। The Weimar Republic crushed the uprising with the help of a war veteran organization called Free Corps। और जो वीमर रिपब्लिक थी उसने जो भी ये विद्रोह हो रहे थे जर्मनी के अंदर ही, जर्मनी के लोग नाखुश थे उस टाइम पे उस तरीके की सरकार से, तो वो विद्रोह करते थे। तो जर्मनी की जो ये वीमर रिपब्लिक थी, इसने उन विद्रोहों को कंट्रोल करने के लिए, दबाने के लिए एक तरीके से रिटायर्ड आर्मी जो ऑफिसर्स थे, आर्मी वाले जो लोग थे, उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन को यूज किया जिसका नाम था फ्री कॉर्प्स। The anguished Spartacists later founded the Communist Party of Germany। ये जो स्पार्टसिस्ट थे इन्होंने बाद में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट इसीलिए इररिकंसाइलेबल बन गए, एनिमीज बन गए एक दूसरे के, एंड कुड नॉट मेक अ कॉमन कॉज अगेंस्ट हिटलर। बोथ रेवोल्यूशनरीज एंड मिलिटेंट नेशनलिस्ट कार्व्ड फॉर रैडिकल सॉल्यूशंस। अब बेसिकली क्या हो रहा था जर्मनी में, कुछ लोग चाहते थे कि डेमोक्रेसी कंटिन्यूड रहे, और कुछ लोग चाहते थे कि डेमोक्रेसी ना हो, रेवोल्यूशन आए और सोशलिज्म स्थापित हो, ताकि जर्मनी की जो लॉस्ट एक तरीके से ग्लोरी है, लॉस्ट जो जर्मनी की इज्जत है, उसको वापस से रिकवर किया जा सके, ठीक है। पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन वाज ओनली हाइटेंड बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1923। अब 1923 में एक इकोनॉमिक क्राइसिस आता है।
यानी कि इकोनॉमी जो है, उनकी अर्थव्यवस्था है, उसको बहुत बड़ा झटका लगता है फेमाइन वगैरह की वजह से। जर्मनी had fought the war largely on loans and had to pay war reparations in gold। जर्मनी ने वॉर जो है 1914 से लेकर 1918 तक की जो वॉर थी उसको लोन्स ले लेकर लड़ा था। अब इनके ऊपर 6 बिलियन पाउंड्स का कॉम्पनसेशन भी लगाया गया, और इसके अलावा इन्हें ये लोन्स भी पे करने थे। ठीक है, रिपेरिटेशन तो करनी थी। अब लोन्स किस चीज में पे किए जाएंगे? लोन्स गोल्ड में पे किए जाते थे। तो जर्मनी का मैक्सिमम गोल्ड भी अब आउटफ्लो कर रहा था, देश से बाहर निकल रहा था, जिसकी वजह से जर्मनी की जो जनता थी, आम जनता थी, वो और भी ज्यादा भड़क रही थी। Gold reserves at a time, resources were scarce. In 1923, Germany refused to pay and the French occupied its leading industrial areas in Ruhr to claim their coal. अब क्या हुआ कि जर्मनी के पास अब पैसे थे नहीं, गोल्ड था नहीं, तो जर्मनी ने फ्रांस से जो लोन्स ले रखे थे उनको जर्मनी ने पे करने से मना कर दिया। इसके अलावा फ्रांस का जो हिस्सा आता था इस 6 बिलियन डॉलर्स में, वो भी जर्मनी ने पे करने से मना कर दिया। एज अ रिजल्ट फ्रांस ने जर्मनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एरिया ऑक्यूपाई कर लिया, जिसको हम कहते हैं रुhr। ओके, रुhr वेस्टफालिया ये जर्मनी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। एक राइनलैंड वाला एरिया है और एक रुhr वेस्टफालिया वाला एरिया है। Germany retaliated with passive resistance and printed paper currency recklessly. With too much printed currency in circulation, the value of the German mark fell. अब बेसिकली क्या है, जर्मनी को गुस्सा आया कि ये लोग ऐसे हमारी एरिया को कैसे ऑक्यूपाई कर सकते हैं। तो जर्मनी ने इसका बहुत रेजिस्टेंस किया, इसके खिलाफ विद्रोह किया, अपनी आर्मीज वगैरह दोबारा से बनाना स्टार्ट कर दिया। इसके अलावा उन्होंने पेपर करेंसी बनाना स्टार्ट कर दिया उस टाइम पे। अपनी ही जो जर्मन करेंसी थी उनकी, उसको बहुत लार्ज स्केल में इन्होंने प्रिंट करना शुरू कर दिया। अब चाहे आप देखिए कि एक मैं आपको सिचुएशन समझाने का प्रयास करती हूँ। आप मान लीजिए कि 10 लोग हैं एक देश में और उन सब के पास 100 रुपए हैं। ठीक है, अब देश में 10 ही केजी जो है आलू है। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर इन सब लोगों को 1-1 केजी आलू चाहिए तो उस आलू की वैल्यू क्या हो सकती है? उस आलू की वैल्यू ऑफ कोर्स 100 रुपीज पर केजी होगी। क्यों? क्योंकि अगर इससे कम हुआ, अब इसमें से मान लीजिए कि एक व्यक्ति कहता है कि मुझे 10 के 10 केजी आलू दे दो, और आलू का रेट उस टाइम में मान लीजिए 10 रुपीज पर केजी है, तो दूसरा व्यक्ति आगे कहेगा कि नहीं, मैं एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगा, इसके मैं 20 रुपए पर केजी दे दूंगा, तुम मुझे 10 किलो आलू दे दो, तुम मुझे 5 किलो आलू दे दो। इस तरीके से होता है कि अगर सप्लाईज कांस्टेंट रहती हैं, जनता के पास अगर पैसा बढ़ रहा है तो उसी तरीके से फिर महंगाई भी बढ़ेगी। अगर इन 10 लोगों के पास 100 की जगह 1000 रुपए होते, तब आलू का रेट क्या हो जाता? 1000 रुपए पर केजी हो जाता। अगर इनके पास 1 लाख रुपए होते हर एक व्यक्ति के पास, और 10 ही किलो आलू है इकोनॉमी में, तो हर आलू के किलो का रेट हो जाएगा 1 लाख रुपए। यही होता है, रिसोर्सेज अगर कांस्टेंट हैं और जनता के पास पैसा बढ़ता जा रहा है तो ऑफकोर्स महंगाई बढ़ेगी। ठीक है, अब जर्मनी में यही हो रहा था, उन्होंने इतना ज्यादा पेपर कैश जो है वो प्रिंट कर लिया कि महंगाइयां बढ़ रही थी, उनकी करेंसी की वैल्यू घट गई थी। ठीक है, In April, the US dollar was equal to 24,000 marks. जर्मनी की जो करेंसी थी जर्मन मार्क्स, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा गिर गई इस रीजन से। अप्रैल में जो अप्रैल 1923 था, उसमें जो एक यूएस डॉलर था उसकी वैल्यू 24,000 जर्मन मार्क्स के इक्वल हो गई थी। इन जुलाई 3,53,000 मार्क्स। इन अगस्त 4.6 मिलियन मार्क्स, यानी $1 की वैल्यू है ये इतनी, एंड इतनी हो गई थी भैया, ये देख लो 98.8 मिलियन हो गई थी बाय दिसंबर 1923। द फिगर हैड रन इनटू ट्रिलियंस एज द वैल्यू ऑफ द मार्क कोलैप्स्ड, प्राइसेस ऑफ गुड्स सोर्स्ड। जैसे इसकी वैल्यू घटती, पैसों की जैसे वैल्यू घटती है, मैंने अभी आपको समझाया, चीजों की मार्केट वैल्यू बढ़ती है, पैसों महंगाई बढ़ती है। ठीक है, द इमेज ऑफ जर्मन्स कैरिंग कार्ट लोड ऑफ करेंसी notes to buy a loaf of bread was widely publicized, evoking worldwide sympathy। जनता को, पूरी दुनिया को अब थोड़ा थोड़ा ना जर्मनी पे दया आने लगी थी कि देखिए अगर इनको एक ब्रेड भी लेना है तो उसके लिए इनको एक पूरा मतलब गाड़ी भर के पैसे लाना पड़ता है, क्योंकि इनके पैसे की वैल्यू इतनी ज्यादा कम हो गई है। This crisis came to be known as hyperinflation, a situation where prices rise phenomenally high। Inflation का मतलब होता है महंगाई। ठीक है, इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई, हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब बहुत 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 ज्यादा महंगाई, यानी जब चीजों के दाम 500% बढ़ जाते हैं। ऐसा आपको 2008 में ग्रीस में देखने को मिलेगा। 2008 में जब क्राइसिस आए थे वर्ल्ड में,
तो ग्रीस में ऐसा हुआ था कि चीजों के जो दाम है वो 400 400 500 500% बढ़ गए थे। बट ये बात हो रही है 1923 की, और इस टाइम पे क्राइसिस कहाँ पे है? इस टाइम पे क्राइसिस है जर्मनी में। Eventually, the Americans intervened and bailed Germany out of the crisis by introducing the Daves Plan, which revoked the terms and reparations to ease financial burdens on German. Eventually क्या होता है कि जो हमारे अमेरिकन्स थे फाइनली वो इंटरफेयर करते हैं जर्मनी की, उनको मतलब दुख समझ में आता है कि जर्मनी बहुत ज़्यादा परेशान है, और वो फाइनली जर्मनी के ऊपर से इतने सारे जो उन्होंने रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे, इतनी जो उनको पनिशमेंट्स दे दी थी जर्मनी को 1918 में वर्सेलिस की ट्रीटी के थ्रू, वो काफ़ी सारे उसने रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए, बर्डन्स हटा दिए जर्मनी पर से, ताकि जर्मनी थोड़ा मतलब सांस ले सके और आराम से अपनी एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू कर सके। हाँ जी, तो डिप्रेशन के डेज की बात कर लेते हैं। द ईयर्स बिटवीन 1924 एंड 1928 सॉ सम स्टेबिलिटी येट दिस वाज बिल्ट ऑन सैंड, यानी कि जर्मनी की जो अंडरलाइन प्रॉब्लम्स थी वो तो सॉल्व हुई नहीं, तो ऑफ कोर्स अगर वहां पर स्टेबिलिटी भी है तो वो एक शैलो स्टेबिलिटी है, कभी भी वहां पे अनस्टेबिलिटी दोबारा से आ सकती है। जर्मन इन्वेस्टमेंट्स एंड इंडस्ट्रियल रिकवरी वर टोटली डिपेंडेंट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स लार्जली फ्रॉम यूएसए। अब जर्मनी में डेवलपमेंट तो हो रहा था, लेकिन इनको इतना बड़ा फाइनेंशियल झटका दे दिया था उन्होंने, जो एलाइड पावर्स थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, कि इसको उस झटके से निकलने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। कहने का मतलब है कि शॉर्ट टर्म लोन्स जो जर्मनी ले रहा था अपने डेवलपमेंटल प्रोसेसेस के लिए, वो या तो यूएसए से आ रहे थे मेनली, या फिर कुछ दूसरी कंट्रीज से आ रहे थे, और वो शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं। जो कंट्रीज होती है ना, वो ऐसे लोन नहीं लेते कि हाँ 3 महीने के लिए लोन ले लिया, 10 महीने के लिए लोन ले लिया, 1 साल के लिए लोन ले लिया, नो, वो लोन लेते हैं लॉन्ग टर्म लोन, क्योंकि 50 इयर्स के लिए कोई लोन ले लिया या फिर 99 इयर्स के लिए कोई लोन ले लिया, इस तरीके से। बट जर्मनी इस टाइम पे ले रहा था शॉर्ट टर्म लोन्स, यानी कि 1 ईयर का लोन या फिर 2 ईयर का लोन, इतना ही, ठीक है। और उसका फिर वही है, उसका ब्याज भी बहुत ज्यादा लगता है और उसको इमीडिएटली आपको रीपे भी करना पड़ता है। The support was withdrawn when the Wall Street Exchange crashed। वहां पे जो एक एक्सचेंज होती है ना, जैसे यहाँ पे अपने इंडिया में है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, सो वो जो जर्मनी का स्टॉक एक्सचेंज था वो क्रैश हो गया, और उसके बाद यूएसए ने भी अपना सपोर्ट वापस खींच लिया। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जब क्रैश हुआ उसके बाद 1929 में क्रैश हुआ था। Fearing a fall in prices, people made frantic efforts to sell their shares। अब जो शेयर्स कंपनीज के लोगों ने खरीद रखे थे, लोगों को लगा कि अभी सारी कंपनियां पानी में डूब जाएंगी तो लोगों का पैसा भी डूब जाएगा, इसीलिए जनता ने अपने अपने शेयर्स को फटाफट बेचने का प्रयास किया। ऑन अ सिंगल डे 24 अक्टूबर 13 मिलियन शेयर्स वर सोल्ड, और तकरीबन एक ही दिन के अंदर 13 मिलियन यानी कि 1.3 करोड़ शेयर्स बेचे गए थे, ठीक है। दिस वॉज द स्टार्ट ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, यही था अपने पूरी दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा इकोनॉमिक डिप्रेशन, जिसको कहते हैं ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। ओवर द नेक्स्ट 3 years बिटवीन 1929 एंड 1932 द नेशनल इनकम ऑफ द यूएसए फेल बाय हाफ। इस डिप्रेशन की वजह से यूएसए पर भी इम्पैक्ट पड़ा, पूरी दुनिया के देशों पर इम्पैक्ट पड़ा था। यूएसए की जो नेशनल इनकम थी वो तकरीबन आधी हो गई, ठीक है। फैक्ट्रीज शट डाउन, एक्सपोर्ट्स फेल, फार्मर्स वर बैडली hit and speculators withdrew their money from the market। फैक्ट्रियां बंद हो गई, फार्मर्स के पास खेती बाड़ी करने के लिए जो इम्प्लीमेंट्स होते हैं उसको खरीदने का पैसा नहीं था, बीज वगैरह खरीदने का पैसा नहीं था। मार्केट में जिन्होंने पैसे लगा रखे थे वो भी अपना खर्चा चलाने के लिए वो पैसा मार्केट से विड्रॉ कर रहे थे। द इफेक्ट्स ऑफ दिस रिसेशन इन द इकोनॉमी वर फेल्ट वर्ल्ड वाइड। यूएसए के अंदर जो ये इकोनॉमी थी, इस पर जो ये इम्पैक्ट पड़ा था, उसकी वजह से वर्ल्ड वाइड आपको सभी देशों पर इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे। यूएसए में आया था ये जो डिप्रेशन था, वॉल स्ट्रीट जो एक्सचेंज है वो यूएसए का एक्सचेंज है, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा लोगों का पता है, अगर मार्केट में लोगों का विश्वास नहीं है ना, तो वहां से लोग अपना पैसा वापस खींचने लग जाते हैं, और अगर लोग अपना पैसा एक बहुत लार्ज स्केल में सडनली वापस खींचते हैं तो इकोनॉमी बहुत डिस्टेबलाइज हो जाती है। कुछ तो जर्मनी में पहले ही लोग परेशान हो रखे थे, और उसके बाद यूएसए से जिससे उसको लोन्स मिल रहे थे, यूएसए में आ गया ग्रेट डिप्रेशन। यूएसए में जनता बहुत ज्यादा खुद ही परेशान हो रही थी, तो वो दूसरों को लोन कैसे दे सकती है, इसकी वजह से जर्मनी के लोग भी परेशान हो गए। The German economy was the worst hit by the economic crisis. By 1932, industrial production was reduced by 40% of the 1929 level. Workers lost their jobs or were paid reduced wages. The number of unemployed touched an unprecedented 6 million.
जर्मनी में बहुत ज्यादा इसका आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तकरीबन 60 लाख लोग वो हो गए, नाकामयाब हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए। On the streets of Germany, you could see men with placards around their neck saying willing to do any work. जर्मनी के रोड्स पर आपको लोग दिखेंगे अपने गले में ऐसे कार्ड्स टांगे हुए जिन पर लिखा हुआ होता था कि विलिंग टू डू एनी वर्क, कि कोई भी काम करने के लिए इच्छुक हूं, बस करवा लो काम, पैसे दे दो। Unemployed youth played cards or simply sat at street corners or desperate queued up at the local employment exchange. As jobs disappeared, the youth took to criminal activities in total despair became commonplace. अब लोगों के पास अगर काम नहीं होगा तो लोग क्या करेंगे? अपना पेट भरने के लिए वो क्राइम का सहारा लेंगे। इसीलिए लोगों, अगर किसी भी देश में अगर क्राइम को कम करना है तो वहां पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो। उनको अच्छा अगर खाने पीने की रिसोर्सेज मिलेंगी तो वो नेचुरली कभी ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने का उनको ना तो टाइम मिलेगा, ना ही उनकी इच्छा होगी। लेकिन अगर उनको पेट भरने के लिए भी काम ना मिल रहा हो, वो काम करने के इच्छुक है और उन्हें काम नहीं मिल रहा हो, तो उस सिचुएशन में वो जनता के भी अगेंस्ट जाएंगे, वो सरकार के भी अगेंस्ट जाएंगे और बैड एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व होंगे। द इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएटेड डीप एंजाइटी एंड फियर इन पीपल। ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया, इसकी वजह से जनता बहुत परेशान हो गई थी। The middle classes, especially salaried employees and pensioners, saw their savings diminish when the currency lost its value. Small businessmen, the self-employed and retailers suffered as their business got ruined. These sections of society were filled with fear of proletarianization and anxiety of being reduced to the ranks of working class or worse, still the unemployed. अभी आप ये देखिए कि अगर महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, 1 किलो आलू के लिए अगर किसी व्यक्ति को 5,000 रुपए खर्च करने पड़े और उसकी टोटल सेविंग्स उसने पूरे जीवन में कर रखी हो मान लीजिए 10 लाख रुपए, तो कितने दिन चलेगी वो 10 लाख की सेविंग जब 1 किलो आलू में आपको 5,000 रुपए लगाने पड़ रहे हैं। कुछ दिनों बाद महंगाई और बढ़ गई, वो आलू हो गया 10,000 रुपए किलो, कितने दिन चलेगी उसकी सेविंग्स? तो जिन लोगों ने सेविंग्स कर रखी थी, जो रिटेलर्स थे, जो पेंशन पे सपोर्ट सरवाइव करते थे लोग, अब उन लोगों को सरवाइव करना मुश्किल हो गया था क्योंकि उनकी जो सेविंग्स थी वो बहुत जल्दी खत्म हो गई। इसके अलावा बहुत सारे सोसाइटी के सेक्शंस थे जिनको डर था किस चीज का? प्रोलेटेरियनाइजेशन। प्रोलेटेरियनाइजेशन क्या होता है? एक डर होता है कि भाई क्या कहीं हम मेरा रैंक तो नहीं घटा दिया जाएगा, कहीं मुझे एक मतलब दिहाड़ीदार मजदूर बनाकर तो नहीं रख दिया जाएगा, इतनी महंगाई और इतने ज्यादा क्राइसिस के बीच में कहीं मेरी सिचुएशन ना खराब हो जाए। Only organized workers could manage to keep their heads above water, but unemployment weakened their bargaining power. Big businesses were in crisis. The large mass of peasantry was affected by a sharp fall in agricultural prices, and women, unable to fill their children's stomach, were filled with a sense of deep despair. औरतों को डर लगता था कि कहीं हम अपने बच्चों को कुछ खाना ही ना खिला पाए, कहीं हमारे बच्चे भूखे ना मर जाएं। इसके अलावा जो अनएम्प्लॉयड लोग थे उनको तो वो तो कुछ भी काम करने को तैयार थे, लेकिन जो यूनियंस में लोग रहते थे यानी वर्कर्स जो यूनियन बना लेते थे, उनकी हालत फिर भी ठीक थी पहले से, हालांकि उनकी बार्गेनिंग पावर बहुत कम हो गई थी। बार्गेनिंग पावर का क्या मतलब है? मान लीजिए कि मैं जो हूँ अपने कुछ साथी बंधुओं के साथ अपने जो मेरा एम्प्लॉयर है उसके अगेंस्ट विद्रोह कर देती हूँ, ठीक है? तो अगर उस एम्प्लॉयर को मेरे से अच्छा कैंडिडेट मार्केट में मैं जितनी सैलरी ले रही हूँ उतने में नहीं मिलेगा तो वो मेरी बात सुनेगा, लेकिन अगर उसको मेरे से ज्यादा अच्छा कैंडिडेट मार्केट में मेरे से कम सैलरी में मिल सकता है तो वो मेरी बात इतना नहीं सुनेगा। यही होती है बार्गेनिंग पावर। फैक्ट्रीज में जो वर्कर्स होते हैं उनकी बार्गेनिंग पावर बहुत अच्छी होती है अगर पूरे देश में एम्प्लॉयमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन फैक्ट्रीज में वर्कर्स की जो बार्गेनिंग पावर है वो अच्छी नहीं होती अगर एम्प्लॉयमेंट की कमी है देश में। Politically too, the Weimar Republic was fragile. The Weimar Constitution had some inherent defects, which made it unstable and vulnerable to dictatorship. One was proportional representation. This made achieving a majority by any one party a near impossible task, leading to a rule of coalitions. अब जो वीमर रिपब्लिक ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसमें भी बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, लिमिटेशंस थी। सबसे पहली लिमिटेशन उसकी ये थी कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी में आकर एक तरीके से सरकार नहीं बना पा रही थी क्योंकि वहां पे क्या था? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन था, यानी जिसको जितने वोट्स मिले हैं उसको उतनी सीट्स मिल जाएंगी। मान लीजिए 4 पार्टीज हैं जर्मनी में, ठीक है? 4 पार्टीज हैं, मान लीजिए ए, बी, सी एंड डी। तो टोटल जनता ने मान लीजिए वोट्स डाले 100, ठीक है?
और टोटल मान लीजिए कि लेजिस्लेचर में सीट है 10, यानी पार्लियामेंट में 10 सीट हैं और जनता ने वोट्स डाले 100। उन 100 वोट्स में से ए को मिल गए मान लीजिए 30 वोट, ठीक है, बी को मिल गए मान लीजिए 40 वोट, सी को मिल गए मान लीजिए 20 वोट और डी को मिल गए कितने 10 वोट। तो इनकी परसेंटेज क्या हुई, ए को मिली है 30% वोट्स, बी को 40%, सी को 20% एंड डी को 10%। सो लेजिस्लेचर में यानी पार्लियामेंट में इन सभी पार्टीज को इसी प्रोपोर्शन में सीट्स दे दी जाएंगी कि 10 की 30% सीट्स दी जाएंगी ए को, यानी 3 सीट हो गई ए की, ठीक है, यानी इसने चाहे इसके कितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हों उसमें से सिर्फ 3 सीट ही इसको मिली है। बी को मिल जाएंगी 40% सीट्स, यानी कि 10 की 40% कितनी होगी 4, यानी बी को मिलेंगी 10 में से 4 सीट्स पार्लियामेंट में। सी को मिलेंगी 40 अगेन कितनी 20%, हाँ, तो 10 की 20% कितनी होगी 2, तो 2 सीट्स मिलेंगी सी को। एंड डी को मिलेंगी ओनली 10% सीट्स ऑफ द पार्लियामेंट, 10% कितनी होगी ओनली 1 सीट, तो डी को मिलेगी सिर्फ 1 सीट। इसको कहते हैं बेटा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इस सिचुएशन में हमेशा कोएलिशन की सरकार बनेगी। जैसे आज के दिन बीजेपी जो है वो फुल मेजॉरिटी में है ना भारत में, तो वो कोई भी डिसीजन ले सकती है जो वो चाहे है, लेकिन अगर गठबंधन सरकार बन गई, कोएलिशन गवर्नमेंट बन गई, तो उसमें इन सभी पार्टीज की रजामंदी चाहिए, ए बी सी डी, इन सभी पार्टीज को हर डिसीजन के ऊपर अग्री करना होगा, जो कि बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। सेकंड प्रॉब्लम क्या थी, another defect was article 48 which gave the president the powers to impose emergency, suspend civil rights and rule by decree. Within its short life, the Weimar Republic saw 20 different cabinets lasting on an average 239 days. And a liberal use of Article 48. अब Article 48 जो था इनके कॉन्स्टिट्यूशन का वो बहुत ही ज्यादा फॉल्टी आर्टिकल था। उस आर्टिकल के हिसाब से जो जर्मनी का प्रेसिडेंट था वो कभी भी इमरजेंसी लगा सकता था, लोगों के सिविल राइट्स को वो कभी भी सस्पेंड कर सकता था, ठीक है। इसके अलावा उसका जब भी मन करता था वो ये सारे कानूनों को लागू कर सकता था, उसको किसी से कंसल्ट करने की भी आवश्यकता नहीं थी। Yet the crisis could not be managed. People lost confidence in the democratic parliamentary system, which seemed to offer no solutions. लोगों का विश्वास उठ गया पार्लियामेंट से, क्योंकि हर साल तकरीबन हर साल इन एवरी 239 डेज वहां की पार्लियामेंट चेंज हो रही थी, दोबारा से इलेक्शंस हो रहे थे, जनता का पार्लियामेंट से विश्वास उठ गया। जनता को लगा भाई ये एक्चुअली पावर में बैठे क्या हैं, तनख्वाह किस चीज की ले रहे हैं, अगर ये किसी बेसिकली प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल ही नहीं सकते तो इनको पावर में रखने का फायदा क्या है। अच्छा, प्रोलिटराइजेशन का मतलब देख लेते हैं। प्रोलिटेरियनाइजेशन प्रोलिटेरियनाइजेशन होता है टू बिकम इम्पोवरिश्ड टू द लेवल ऑफ वर्किंग क्लास, यानी आपके स्टैचर को, आपके लेवल को इतना घटा दिया जाए कि आपको वर्किंग क्लास का दर्जा दे दिया जाए, यानी कि जो मजदूर वर्ग होता है उसका दर्जा आपको दे दिया जाए, चाहे आप सीईओ है कंपनी के या फिर मैनेजर है या किसी भी पोस्ट पर है। ओके, हिटलर्स राइज टू पावर ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस क्लास के लिए भाई इतना ही, अदरवाइज दिस क्लास विल बिकम अननेसेसरीली वेरी लेंथी। So this class was presented to you by School Z, India's first online school. मेरा नाम है अमृत कौर पेलानिया। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, फैमिलीज का ध्यान रखिए। थैंक यू एंड बाय बाय।